हमारे एग्जाम में, जैसे कि मैंने आपको सिलेबस बताया था कि पॉलिटी को जो हम स्टार्ट करते हैं, पॉलिटी की स्टार्टिंग में सबसे पहला टॉपिक जो आपको पढ़ना होता है वो है प्रियम्बल। इसके बारे में सबने सुना तो होगा, आइडिया भी होगा, देखा भी यस। होगा इसको। आज की क्लास में इसको हम एक बार फटाफट से कवर अप करेंगे कि इससे क्या क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, सीधा सीधा क्या चीजें पूछी जा सकती हैं। सो टॉपिक है अपना प्रियम्बल आज, पॉलिटी में फर्स्ट टॉपिक। जैसे कि हमारे पास इतना बड़ा कॉन्स्टिट्यूशन है ना, इतना बड़ा हमारे पास लिखी हुई सारे फैक्ट्स है, इतना सब कुछ लिखा हुआ है। तो जब इतनी सब चीजें लिखी हुई है तो उसकी शॉर्ट में एक समरी, एक शॉर्ट समरी हमारे पास किस फॉर्म में एग्जिस्ट करती है? प्रियम्बल की फॉर्म में। कब आया था ये? एक चीज इसमें और नोटिस करेंगे यहाँ पर, जो हमारी ये कॉन्स्टिट्यूशन है, इसको बनाने के लिए क्या बैठाई जाती है? कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। इसका भी आपने नाम सुना होगा, यस मैम, संविधान सभा। कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। ठीक है, संविधान सभा। कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली एक वो असेंबली है जो कॉन्स्टिट्यूशन को फ्रेम करने के लिए आती है। जैसे आप सब लोग यहाँ पर आए हो एग्जाम क्लियर करने के लिए, तो ये बैच है जो एग्जाम क्लियर के लिए बनाया गया है। उसी तरीके से कॉन्स्टिट्यूएंट एक असेंबली है, ग्रुप ऑफ पीपल है, जिसको बनाया गया है किस चीज के लिए? कॉन्स्टिट्यूशन को बनाने के लिए, राइट। तो ये बनाई गई थी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। एंड इस तरीके से जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली जो प्रिपेयर कर दी गई थी, तो ये अपनी मीटिंग्स ऑर्गेनाइज करते हैं, ये सब लोग इकट्ठा होते हैं। ये लोग अपनी पहली मीटिंग ऑर्गेनाइज करते हैं 9 दिसंबर 1946 को। ठीक है, इनकी होती है फर्स्ट मीटिंग। और फिर 10 दिसंबर 1946 को इन लोगों का एक टेम्पररी प्रेसिडेंट चूज किया जाता है, क्योंकि इतने सारे लोग हैं, प्रेसिडेंट भी चूज करना होगा ना। तो एक प्रेसिडेंट चूज किया जाता है। क्या नाम है प्रेसिडेंट का? डॉक्टर सच्चिदानंद सिंह। सच्चिदानंद सिन्हा। फिर 11 दिसंबर 1946 को बाय द प्रोसेस ऑफ वोटिंग परमानेंट प्रेसिडेंट चूज कर लिए जाते हैं। कौन होते हैं वो? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद इंडिया के भी फर्स्ट प्रेसिडेंट है और कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के भी परमानेंट प्रेसिडेंट है। और फिर 13 दिसंबर 1946 को जवाहरलाल नेहरू, द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर, ये एक कॉन्सेप्ट लेके आते हैं जिसका नाम है ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन। मतलब आप जो इकट्ठा हुए हैं सारे लोग, वो किस ऑब्जेक्टिव से इकट्ठा हुए हैं, और इसी ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन को आज के समय में हम किस नाम से जानते हैं? प्रियम्बल। यही कॉन्सेप्ट आज के समय में प्रियम्बल के नाम से एग्जिस्ट करता है। ठीक है, तो ये सब फैक्ट्स एक याद रखना, डेट्स याद रखना। प्रियम्बल की डेट इंपॉर्टेंट है। और फिर ये अपनी कॉन्स्टिट्यूशन को प्रिपेयर किया जाता है। एंड फाइनली 26 नवंबर 1949 को अपना कॉन्स्टिट्यूशन प्रिपेयर हो जाता है। लेकिन इफेक्ट में कब आता है? 2 महीने बाद, आपको मैंने बताया था 26 जनवरी 1950 को इफेक्ट में आता है। इफेक्ट में उस डेट को नहीं आता, 2 महीने बाद आता है, राइट। तो एक तो ये डेट्स आपको कुछ याद रखनी है, इनसे क्वेश्चन बन जाते हैं।
उसके अलावा अब हम प्रियम्बल शुरू करते हैं, जिससे क्वेश्चन कई बार पूछ लिए जाते हैं, क्योंकि प्रियम्बल तो है ही सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट टॉपिक। सो इसके बाद अब हेडिंग बनाएंगे प्रियम्बल। ठीक है, कौन सी डेट को आया ये तो आपको समझ में आ गया। ये है आपके सामने प्रियम्बल पूरा लिखा हुआ। ये जो है एनसीईआरटी बुक्स में जब खोलते थे तब स्टार्टिंग में मिल जाता था ये। तो अब इनका मीनिंग समझ लेते हैं क्या क्या होता है इसके अंदर। सबसे पहली लाइन लिखी है यहाँ पर, वी द पीपल ऑफ इंडिया। सबसे फर्स्ट लाइन में ये लिखा है। दैट मीन्स ये पूरे प्रियम्बल को पावर या अथॉरिटी कहाँ से मिलती है? पीपल ऑफ इंडिया से। ठीक है, लिखो ये चीज यहाँ पर। तो ये क्वेश्चन एक बन सकता है, फ्रॉम वेयर डज प्रियम्बल डिराइव्स इट्स अथॉरिटी। अथॉरिटी मतलब पावर। कहाँ से प्रियम्बल को शक्ति जो है वो मिलती है? कहाँ से मिलती है? पीपल ऑफ इंडिया से। मतलब अल्टीमेटली क्या कहना चाह रहा है कि सारी पावर पीपल ऑफ इंडिया के हाथ में है। मतलब सीधी सी बात ये हो रही है इसमें कि सारी पावर लोगों के हाथ में है। आगे लिखा है हैविंग solemnly resolved to constitute इंडिया। इस बात का कोई ऐसा कोई बड़ा मतलब नहीं है। मतलब वो ये कहना चाह रहे हैं कि पीपल ऑफ इंडिया इकट्ठा हुए हैं। इंडिया को हम क्या बनाना चाह रहे हैं? सॉवरन, सोशलिस्ट, सेक्युलर, डेमोक्रेटिक, रिपब्लिक। 5 वर्ड्स दिए हैं। आपसे क्या एग्जाम में आ सकता है? एग्जाम में आपसे इन पांचों का सीक्वेंस पूछा जा सकता है। एग्जाम में एक तो ये क्वेश्चन बनता है कि इनका बताओ सीक्वेंस, कि जिस तरीके से ये प्रियम्बल में लिखी हो मैं उसको अरेंज करो, ऐसा क्वेश्चन आता है। दूसरा क्वेश्चन इनके मीनिंग पे पूछा जाता है कि इनका मतलब क्या होता है। सॉवरेन वर्ड का मतलब होता है इंडिपेंडेंट, आजाद, संप्रभुता, इसका मीनिंग होता है जो। दैट मीन्स इंडिया जो है वो फ्री है अपने किसी भी काम को करने में। ऐसा नहीं है कि जब हमारे यहाँ पे कोई डिसीजन लिए जाएंगे तो वो डिसीजन बाहर की कोई कंट्री के वजह से हम लेंगे। ऐसा तो नहीं होता ना इंडिया में। हमारे डिसीजंस हमारे, हमारी चॉइस हमारी है, हमें जो लगता है हमारे हिसाब से वो किया जाता है। सो इसका मीनिंग होता है कि इंडिया इज फ्री इन इट्स इंटरनल एंड एक्सटर्नल मैटर्स। मतलब अंदर हमारे डिसीजन क्या होंगे और बाहर हमें क्या डिसीजंस लेने हैं। सारी चीजें, सारे डिसीजंस लेने के लिए इंडिया फ्री है, खुद अपनी मर्जी से डिसीजन ले सकता है। हमें किसी का इंटरफेरेंस नहीं है इंडिया में। ठीक है, यही इसका मीनिंग है। और एक्चुअली में किसी का कोई इंटरफेरेंस नहीं है, है ना। इसी को कहते हैं हम सॉवरेन, इंडिपेंडेंट रहना। सेकेंड वर्ड आ रहा है सोशलिस्ट। क्या वर्ड दिख रहा है इसमें? सोसाइटी, सोशल, कुछ ऐसा सा शब्द दिख रहा है ना इसमें। तो यही है इसका मीनिंग भी, कि सोसाइटी में रह रहे हो तो सोसाइटी की भलाई के लिए काम करोगे। वेलफेयर ऑफ पीपल, भलाई के लिए काम किया जाएगा समाज की। मतलब कि सबके लिए, इसका मतलब ही सामाजिक होता है। तो सामाजिक वही, ये समाज में रह रहे हो तो समाज के लिए काम करोगे। तो
हाँ अभी वापस आएंगे, नेटवर्क इशू हो गया था थोड़ा सा। तो इसके अंदर आपको याद रखना है सोशलिस्ट का मतलब क्या है, वेलफेयर ऑफ सोसाइटी, सोसाइटी की भलाई के लिए सब लोग काम कर रहे हैं और सोसाइटी के लिए ही सारा कुछ किया जाएगा। इसे कहते हैं वेलफेयर ऑफ सोसाइटी, मतलब सोशलिस्ट। हम लोग इकट्ठा हुए हैं इसी पर्पस के लिए और सब लोग बेटरमेंट ऑफ द सोसाइटी के लिए काम करने वाले हैं। तीसरा वर्ड है सेक्युलर, जो कि एक काफी ज्यादा यूज किया जाने वाला वर्ड है, धर्मनिरपेक्ष। सेक्युलर का मीनिंग होता है इंडिया हैज नो ऑफिशियल रिलीजन। इंडिया का खुद का कोई ऑफिशियल रिलीजन नहीं है, ठीक है। हम लोगों की चॉइस है आप कौन सा रिलीजन चूज करना चाहते हो, ठीक है। हम लोगों की अपनी बिल्कुल ओपन चॉइस है कि हम कौन सा रिलीजन चूज करना चाहते हैं। इंडिया का खुद का कोई ऑफिशियल रिलीजन नहीं है, मतलब ऐसा नहीं है कि हमें एक ही रिलीजन फॉलो करना है, हमारी चॉइस है। फॉर्म फिलअप करते हो पूछा जाता है कौन से रिलीजन को, क्यों? क्योंकि फ्री है ना हम लोग चूज करने के लिए, हमारी चॉइस है हम कौन सा रिलीजन चूज करना चाहते हैं। तो उसी को ही हम क्या कहते हैं, सेक्युलर, ठीक है। लिख लीजिएगा, काफी इंपॉर्टेंट शब्द है ये और रिलीजन से जुड़ा हुआ है। नेक्स्ट आता है डेमोक्रेटिक। डेमोक्रेटिक मतलब लोकतांत्रिक। इसका सीधा एक ही मीनिंग होता है, टू द पीपल, फॉर द पीपल एंड बाय द पीपल। सुना होगा इसके बारे में एक टर्म। ये टर्म किसने दी थी, कोई बताएगा आप में से? ये जो लाइन मैंने लिखी है अभी, मैम किस अब्राहम पर्सन? लिंकन ने। वेरी गुड, यस, अब्राहम लिंकन ने। अब्राहम लिंकन द्वारा ये लाइन दी गई थी, टू द पीपल, फॉर द पीपल एंड बाय द पीपल, ठीक है। इसका मीनिंग क्या होता है कि सारी की सारी पावर्स अल्टीमेटली पीपल के हाथ में है। अब्राहम लिंकन जो यूएसए के प्रेसिडेंट रहे हैं, उस पर्सन ने ये बात बोली थी कि सारी पावर्स पीपल के हाथ में, टू द पीपल, पीपल के लिए, फॉर द पीपल, पीपल से, बाय द पीपल, पीपल से ही। तो इसमें इन्होंने ये बात बोली थी कि डेमोक्रेसी अगर कोई कंट्री के अंदर है, दैट मीन्स अगर वो कंट्री लोकतांत्रिक है, तो इसका मतलब कि वो कंट्री में सारी पावर किसके हाथ में है, पीपल के हाथ में। जैसे इंडिया में है, इंडिया वर्ल्ड की लार्जेस्ट डेमोक्रेटिक कंट्री है, सबसे बड़ी लोकतांत्रिक कंट्री है पॉपुलेशन वाइज। वैसे पॉपुलेशन वाइज चाइना है, लेकिन चाइना डेमोक्रेटिक नहीं है ना, चाइना तो कम्युनिस्ट है। तो उस रिस्पेक्ट में सबसे बड़ी कंट्री इंडिया है। क्यों? क्योंकि हम लोगों को अधिकार है यहाँ पर वोटिंग के माध्यम से, वोटिंग के इस्तेमाल से हम लोगों को हमारे जो भी रिप्रेजेंटेटिव हैं, जो हमें रिप्रेजेंट कर रही हैं, हमारे एमपी है, एमएलए है, चीफ मिनिस्टर है, प्राइम मिनिस्टर है, उन सबको चुनने का अधिकार है वोटिंग के माध्यम से, ठीक है। वोटिंग्स कौन से मशीन में की जाती है, उस मशीन के नाम क्या है? ईवीएम। ईवीएम, पता आना चाहिए। वोटिंग के लिए मशीन है ईवीएम, इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन, ठीक है। इलेक्शंस कंडक्ट कौन करवाता है इंडिया में? इलेक्शन हाँ आयोग। कमीशन ऑफ, चुनाव आयोग, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया। तो ये पॉइंट्स आपको पता होनी चाहिए। वोटिंग के थ्रू हम लोग अपने रिप्रेजेंटेटिव, जो हमें, हमारे जो चुने हुए पर्सन है, वो हम चुन सकते हैं, मतलब चुना जाता है वोटिंग के थ्रू, ठीक है। फेयर तरीके से यहाँ पर चुनाव को करवाया जाता है, इलेक्शंस को कंडक्ट कराया जाता है।
इसे कहते हैं हम डेमोक्रेटिक। और भारत डेमोक्रेटिक लोकतांत्रिक राज्य देश है। उसके बाद लास्ट शब्द को देखेंगे, वो है रिपब्लिक। रिपब्लिक का मतलब रिपब्लिक डे से नहीं है, ठीक है, ऐसा कुछ नहीं कि वो गणतंत्र दिवस से कुछ मतलब है, ये गणतंत्र है भारत एक। इसका मतलब होता है कि इंडिया में कोई भी, देयर विल बी नो हेरिडिटरी रूलिंग। क्या मतलब होता है इसका? इसका मतलब है वंशानुवाद, जो हम हिंदी में कहते हैं, वो यहाँ पे नहीं चलेगा। वंशानुवाद, हेरिडिटरी रूलिंग, ये चीज नहीं रहेगी। मतलब क्या है कि ऐसा नहीं होगा भारत में कि जो राजा है उसका बेटा जो होगा वही अगला राजा बनेगा। ऐसा नहीं है ना इंडिया में। ऐसा नहीं है कि भाई जो अभी है उनके जो बेटे होंगे वही नेक्स्ट आएंगे, ठीक है, फैमिली से एक अगला बंदा जो है उसको पास कर दिया जाएगा, ऐसा नहीं है। ठीक है, इंडिया में ये चीज एग्जिस्ट नहीं करती। क्यों? क्योंकि हम लोग तो हर बार वोटिंग करवाते हैं, तो हमें पता लगता है कि किस पर्सन को चूज करना चाहिए। एक फैमिली राज नहीं कर रही है हमारे इंडिया में। तो इसका मतलब होता है कि इंडिया में हेरिडिटरी रूलिंग नहीं चली। ठीक है, तो इसी को कहते हैं हम रिपब्लिक है। हमारे यहाँ पर ये चीज नहीं है, पहले के समय में होती थी, जो बहुत पुराने राजा वगैरह के समय होते थे उसमें यही होता था। राजा का जो नेक्स्ट बेटा होता था वही ना नेक्स्ट राजा बनता था। तो उस समय तो ये सब होता था, ठीक है, अब नहीं होता। ठीक है, पहले होता था ये सारी चीजें। बाबर है, उसका बेटा हुमायूं, वही आएगा अब नेक्स्ट। हुमायूं का अकबर, वही आएगा। तो पहले तो ये चीज थी, लेकिन अब नहीं है ये चीज। ठीक है, अब ऐसा सिस्टम खत्म। तो ये जो आपने सामने देखे हैं ये 5 वर्ड्स, इनके मीनिंग पे क्वेश्चंस आते हैं कि इनके मीनिंग क्या है। तो आपको ये सब याद करना है, इनके मीनिंग्स आपको सारे पता होने चाहिए। क्वेश्चन आता है, भारत एक गणतंत्र है, इसका मतलब क्या है? इंडिया इज अ रिपब्लिक कंट्री, इट मीन्स, आगे 4 ऑप्शन मिलते हैं आपको। और हो सकता है कि चारों ऑप्शन ठीक हो, ठीक है, अपने आप में चारों ऑप्शन वो ठीक हो, लेकिन आपको आंसर लगाना है गणतंत्र के हिसाब से। तो आपको अपना देखना है कि जिसमें गणतंत्र का मतलब आता हो उस हिसाब से आंसर लगाइएगा। ठीक है, अपना इस तरीके से दिमाग लगाइएगा कि किस तरीके से आंसर पूछा कैसे गया है, उसी हिसाब से आपका आंसर भी होना चाहिए। ठीक है भाई, ये 5 वर्ड्स आई थिंक सबको क्लियर हो गए होंगे। किसी को डाउट है तो चैट बॉक्स में आप पूछ लो, और फिर हम आगे स्टार्ट कर रहे हैं। ये 5 वर्ड्स आपने लिख लिए, ये रहे आपके सामने 5 वर्ड्स। तो इनको आपने लर्न करना है, इनका सीक्वेंस SSSDR। आगे क्या लिख रहा है? ये तो हम दे ही रहे हैं इंडिया को, और क्या चाहते हैं हम अपने सिटीजन्स को देना? 4 चीजें लिखी है। जस्टिस देना चाहते हैं, लिबर्टी, इक्वालिटी, फ्रैटर्निटी। जस्टिस न्याय देना चाहते हैं, ठीक है, कितने तरीके का न्याय है? सोशल, इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल। 3 तरीके का न्याय देना चाहते हैं। मतलब सोशल का मतलब क्या हो गया? सोसाइटी में सबको इक्वल दर्जा मिलना चाहिए। ऐसे नहीं किसी से आप भेदभाव कर रहे हो कि भाई वो मेल है, फीमेल है, या फिर वो अमीर है या गरीब है, या फिर वो SC है, ST है, OBC है, कास्ट का है। मतलब आप सोसाइटी में किसी से भेदभाव नहीं कर सकते, सब इक्वल रहेंगे। जस्टिस मिलना है तो सबको इक्वल मिलेगा। और ना ही आप इकोनॉमिक लेवल पे करेंगे। इकोनॉमिक का मतलब वही, अगर किसी एक, मान लो एक केस है, ठीक है, XYZ केस है, उसमें सजा मिल रही है, तो सजा सेम रहेगी, चाहे वो कोई भी अमीर हो, चाहे कोई भी गरीब हो, सबको सजा जो एक्चुअली में लिखी हुई है वही सजा मिलेगी।
यहाँ इस सजा देते वक्त, न्याय देते वक्त ये नहीं देखा जाएगा कि वो बंदा अमीर है या गरीब है। इकोनॉमिक लेवल पे, उसके इनकम के बेस पे आप लोग उसको, उससे भेदभाव नहीं कर सकते। और पॉलिटिकल जस्टिस, हर एक बंदे को पॉलिटिकल चीजों की का जो एक्सेस है वो मिलेगा। हर एक पर्सन को, जितने भी इंडिया में चीजें हैं, सबका अनुभव लेने का अधिकार है। ऐसा नहीं कि किसी एक को कुछ है, किसी एक के लिए कुछ है, सबके लिए बराबर। तो इसमें आगे देखेंगे लिबर्टी। आपको ये भी याद रखना है कि जस्टिस कितने तरीके का है, क्योंकि ये भी एग्जाम में पूछा जाता है। एक बार ये भी क्वेश्चन आ चुका है कि प्रियम्बल में इनमें से कौन सा जस्टिस नहीं लिखा है, तो उसमें ऑप्शन में था रिलीजियस, तो वो उसका गलत ऑप्शन था, क्योंकि बाकी 3 लिखे हुए थे, सोशल, इकोनॉमिक, पॉलिटिकल। रिलीजियस कहीं नहीं लिखा है, तो वो उसका आंसर था। ठीक है, नेक्स्ट हमारे सामने है लिबर्टी। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ लिबर्टी? लिबर्टी का क्या मतलब होता है? लिबर्टी, स्टैचू ऑफ लिबर्टी सुना है ना सबने, तो वो क्या हमें बता रहे हैं, लिबर्टी क्या है, बताओ जरा। अ- क्या? अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता है मैम, मैं कुछ बोल सकता हूँ, एक्सप्रेशन कर सकता हूँ, जो 19 आर्टिकल में है ना, मेंशन किया गया है। बिल्कुल सही। शायद वही रिकॉर्ड किया गया है यहाँ पे। इसका सिंपल सा मीनिंग है फ्रीडम, आजादी। किस चीज की आजादी? हमें किस चीज की है? मैम थॉट, 6 तरह की आजादी दिया गया है इसमें। एक्सप्रेशन, यस, बिलीफ, फेथ और वर्शिप। पढ़ रहे हो सामने 6 पॉइंट्स लिखे हुए हैं। सोचने विचारने की है, एक्सप्रेस करने की है, बिलीफ की है, बिलीफ, फेथ, वर्शिप। आप किसी में भी मान सकते हो, किसी की भी पूजा कर सकते हो, बिल्कुल आपकी अपनी चॉइस है। वो है लिबर्टी। तो यहाँ पर आप याद रखना कौन से पॉइंट्स की, एग्जाम में कुछ भी क्वेश्चन आ सकता है कि इनको अरेंज करो, क्या लिखे हुए हैं, या कौन कौन सी आजादी मिलती है, कौन सी नहीं मिलती। मतलब एग्जाम में किसी भी तरीके का क्वेश्चन बन सकता है, तो उसको आप याद रख लीजिएगा। तीसरा शब्द आता है इक्वालिटी, समानता। किस चीज की समानता? स्टेटस की और अपॉर्चुनिटी, अवसर मिलेंगे जो, उसकी बराबर है। अब देखो, आप सब में को भी अवसर बराबर है। आप चाहे मेल है चाहे फीमेल है, चाहे अमीर है चाहे गरीब है, चाहे एससी है चाहे एसटी है, चाहे किसी भी कास्ट का है। यहाँ पे हर एक को एग्जाम देने की आजादी है। हमसे नहीं पूछ रहा ना, हमसे मतलब भेदभाव तो नहीं कर रहा कि भाई लड़की हो या लड़का हो तो एग्जाम नहीं दोगे, कोई भेदभाव नहीं है। जो एग्जाम क्लियर करेगा वो लेगा जॉब को, या फिर सीट को लेगा। तो इसके अंदर यहाँ पर हमें समानता जो है, अवसर आपको बराबर मिलते हैं। ठीक है, और क्या प्रमोट किया जाएगा? फ्रैटर्निटी। फ्रैटर्निटी के शब्द का मतलब क्या होता है? भाईचारा। इसका मतलब लिख लेना, फ्रैटर्निटी का मतलब होता है भाईचारा। तो यहाँ पर हम भाईचारा प्रमोट करेंगे, मतलब कि हमें यूनिटी, हमें क्या बढ़ानी है? यूनिटी और इंटीग्रिटी ऑफ द नेशन। भारत के बीच में यूनिटी और इंटीग्रिटी को बढ़ाना है। तो फ्रैटर्निटी याद रखना है यहाँ पर, इसका मतलब ये होता है। तो ये सारे शब्द आपसे पूछ लिए जाते हैं, क्या इनका मीनिंग है, क्या क्या लिखे हुए हैं, ये सारे, ये एग्जाम में क्वेश्चन इनसे बन सकता है। ठीक है भाई, सो ये था आपका प्रियम्बल, जिसके मीनिंग्स वगैरह पूछ लिए जाते हैं। अब इनके मेन चीजों पे आते हैं जो अब और क्वेश्चन बनते हैं। ये तो था प्रियम्बल के ऊपर सिंपल लिखी हुई चीजें। ठीक है, ये लिखा क्या हुआ है, लेकिन अब और चीजें समझते हैं, जो और चीजें पूछी जाती हैं। अब ये जो प्रियम्बल पूरा आया है, इसके सारे पॉइंट्स लिखते जाइए। ये प्रियम्बल हमने शुरू कहाँ से किया है? मतलब ये प्रियम्बल का टॉपिक सबसे पहली बार किसने स्टार्ट किया था? सबसे पहली बार ये टॉपिक जो है वो अमेरिका, यूएसए ने इस टॉपिक को स्टार्ट किया था। फर्स्ट टाइम यूएसए ने इस टॉपिक को शुरू किया था। फिर पूरे वर्ल्ड ने उसको कॉपी करना शुरू किया, पूरे वर्ल्ड में अलग अलग लोगों ने इस पूरे को कॉपी किया। इसके अलावा
जो आपने अभी शब्द देखे, जस्टिस, अभी पढ़ा था पीछे, जस्टिस 3 तरीके, ये हमने कहाँ से बोरो किया है? ये हमने रशिया से किया है। लिख लीजिएगा, ये हमने रशियन रिवॉल्यूशन से बोरो किया है। ऐसे ही आपने अभी यहाँ पर पढ़ा लिबर्टी, इक्वालिटी एंड फ्रैटर्निटी, ये हमने कहाँ से बोरो किया है? फ्रांस से। ठीक है। फ्रेंच रिवॉल्यूशन, म्यूट रखो सब लोग क्योंकि बाकी बच्चों को दिक्कत हो सकती है। तो रशियन रिवॉल्यूशन और फ्रेंच रिवॉल्यूशन, ठीक है, कहाँ से किया है, इस पे क्वेश्चन पूछना चाहते हैं। और लास्ट लाइन आप लोग ऑलरेडी कर चुके हो। 13 दिसंबर 1946 के समय ये बात हुई थी, पंडित जवाहरलाल नेहरू के समय में, ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन, ये मैं आपको ऑलरेडी बता चुकी हूँ। ठीक है, तो ये सोर्सेस पूछे जाते हैं। एक और लिखो यहाँ पर, क्वेश्चन आता है प्रियम्बल की भाषा, लैंग्वेज ऑफ प्रियम्बल हमने कहाँ से ली है? ये हमने ली है ऑस्ट्रेलिया से। एक ये एक्स्ट्रा लिख लेना कि जो परिभाषा है हमारी कॉन्स्टिट्यूशन की, प्रियम्बल की, ये हमने ऑस्ट्रेलिया से ली है। नोट्स में ऐड कर लो ये अपने। अगला सवाल अब प्रियम्बल से क्या आता है? अगला सवाल प्रियम्बल से, बेसिकली ये समरी है एक तरीके से। प्रियम्बल जो है वो पूरे कॉन्स्टिट्यूशन की समरी है। ठीक है, आपने कॉन्स्टिट्यूशन नहीं पढ़ना तो आप प्रियम्बल पढ़ के समझ सकते हैं कि उसमें क्या लिखा हुआ है। जैसे कोई बुक खरीदते हैं, बुक खरीदने जब जाओगे तो बुक तो नहीं पढ़ने बैठोगे ना, जहां पर कहीं पर भी शॉप पे बुक खरीदने गए हो, क्या देखोगे उस बुक का जिससे आपको ये पता लग जाएगा कि उस बुक में क्या चीज है? क्या विषय देखोगे सूची ऐसा मैम, उस बुक उसका पर? विषय सूची। इंडेक्स, है ना? क्या देखोगे? इंडेक्स। इंडेक्स देख के आपको ये पता लग जाएगा कि भाई उस बुक में क्या चीज है। तो वही है प्रियम्बल, इंडेक्स है ये प्रियम्बल, ये कॉन्स्टिट्यूशन का इंडेक्स है। ठीक है, ये याद रखना। अब क्या सवाल आते हैं? और 3 शब्द यहाँ पे देखो, ये वाले, ये 3 शब्द वो शब्द हैं जो मैं लिख रही हूं ओरिजिनली, मूल रूप से संविधान में नहीं थे, ओरिजिनली कॉन्स्टिट्यूशन में प्रेजेंट नहीं थे। ओरिजिनली से मेरा मतलब है इस डेट से, जब कॉन्स्टिट्यूशन तैयार हुआ था, इस डेट पे। ठीक है, इस डेट पे ये 3 शब्द हमारे प्रियम्बल में नहीं थे। इनको कब ऐड किया गया है? 1976, 49 में कॉन्स्टिट्यूशन बना था, तब ये शब्द नहीं थे। इनको बाद में जरूरत पड़ने पर अपडेट करके ऐड किया गया। कब? 1976 में। कौन से नंबर का एक्ट आया था? 42nd नंबर का। ठीक है, आपको ये चीज पता होगी, सुना भी होगा कि जैसे एक पूरा कॉन्स्टिट्यूशन बना है, उसमें चेंजेस करने की जरूरत है। अपडेट तो हर चीज मांगती है, हमारा फोन भी तो अपडेट होता है, हमारी एप्स भी तो अपडेट होती है। आप एक एग्जांपल लो, जो व्हाट्सएप है, व्हाट्सएप या इंस्टाग्राम, जिस तरीके से बनाए गए थे स्टार्टिंग में, क्या उसी तरीके से आज भी बने हुए हैं? नहीं, अपडेट हुए हैं वो चीजें, नए नए फीचर्स आए हैं उसके अंदर, तो उनको भी तो अपडेट की जरूरत थी। ऐसे ही हमारे कॉन्स्टिट्यूशन को भी अपडेट की जरूरत थी। विद टाइम हमने चेंजेस ले आए उसके अंदर। तो जब हम उसमें चेंजेस लेके आए तो उसके लिए हमें एक एक्ट पास करना होता है। ठीक है, तो अभी तक कितने एक्ट पास हो चुके हैं बताओ जरा? अभी तक कॉन्स्टिट्यूशन में कितनी बार चेंजेस हो चुके हैं? नंबर बताओ। 104 मैम, 104। बिल्कुल आई भी थिंक नहीं, 104 नहीं है। 103 तो मैम ईडब्ल्यूएस था जो। हाँ, 105 हाँ, हो चुकी है। ठीक है, अब 105 हो चुकी है। 105 बार हमारे संविधान में चेंज आ चुका है अभी तक। ठीक है, अभी तक बता रही हूँ, आगे 106 भी हो सकता है। अभी तक इतना चेंज आ चुका है। और 42nd नंबर का जो था, वो ये 3 शब्दों को ऐड करा गया था, जो अभी हमने पढ़े ना, सोशलिस्ट, सेक्युलर, इंटीग्रिटी, ये इन 3 शब्दों को ऐड इस समय किया गया था। इस समय हमारे प्रेसिडेंट कौन थे, सॉरी प्राइम मिनिस्टर कौन थे जिनके समय ये काम इंदिरा किया गया था? इंदिरा गांधी मैम। एग्जैक्टली, मिसेस इंदिरा गांधी वॉज दी प्राइम मिनिस्टर, जिनके समय ये काम, जिन्होंने ये काम एक्चुअली करवाया था। तो ये भी आप एक याद रखिएगा। ठीक है,
प्रियम्बल के बारे में याद रखना। अब प्रियम्बल से जुड़े मैं आप लोगों को बता दूं कि 3 ऐसे केसेस हैं प्रियम्बल से जुड़े हुए। 3 केसेस याद रखने हैं आपको प्रियम्बल से जुड़े हुए। पहला केस आपको याद रखना है बेरुबारी यूनियन केस। कब आया था? 1960 में। बेरुबारी एक जगह है बांग्लादेश और वेस्ट बंगाल के बीच में। ये केस के अंदर, ठीक है, केस आपको अभी पढ़ने की जरूरत नहीं है, जब आप एडमिशन वगैरह ले लेंगे तब आप पढ़िएगा केसेस के बारे में। बेरुबारी वाला जो केस हुआ था 1960 में, जवाहरलाल नेहरू जी के समय में, इस केस के अंदर सुप्रीम कोर्ट ने, मैं एससी लिखूंगी, सुप्रीम कोर्ट ने अपनी एक जजमेंट दी थी, अपना एक पास किया था, और क्या बोला था? प्रियम्बल इज नॉट अ पार्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। मतलब प्रियम्बल कॉन्स्टिट्यूशन का हिस्सा नहीं है, ऐसा उन्होंने बोला था। ठीक है, तो ये क्वेश्चन आ सकता है कि भाई कौन सी जजमेंट में क्या बात बोली गई। तो 3 जजमेंट है, एक पढ़ ली। ऐसे ही दूसरी, आई थिंक ये तो सभी लोग जानते हैं, केशवानंद भारती को तो सभी जानते हैं, सारे लॉयर्स जानते हैं, जो पढ़ रहे हैं वो भी जानते हैं। तो 1973 में केशवानंद भारती केस आता है, और इसमें सुप्रीम कोर्ट अपनी जजमेंट पलट देता है। क्या कह देता है? प्रियम्बल इज अ पार्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। प्रियम्बल संविधान का हिस्सा है। ठीक है, ये भी पॉसिबल है कि सुप्रीम कोर्ट अपनी जजमेंट को बदल सकता है, तो यहां बदल दी गई और ये कह दिया गया कि प्रियम्बल कॉन्स्टिट्यूशन का हिस्सा है। ठीक है, और तीसरी लास्ट जजमेंट आती है इसी केस के लिए, LIC ऑफ इंडिया केस 1995। इसमें सुप्रीम कोर्ट क्या बोलता है? इसमें सेम बात बोलता है केशवानंद भारती वाली, बस एक शब्द और ऐड कर देता है, प्रियम्बल इज एन इंटीग्रल पार्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। मतलब प्रियम्बल एक महत्वपूर्ण, बहुत ही ज्यादा जरूरी हिस्सा है कॉन्स्टिट्यूशन का। हिस्सा है ये तो हमें केशवानंद भारती केस में ही बता दिया गया, बेसिक स्ट्रक्चर। लेकिन LIC वाले केस में इसमें थोड़ी सी एक शब्द को ऐड करके और इम्पोर्टेंस दे दी गई कि ये एक हमारा बहुत जरूरी हिस्सा है। ठीक है, सो ये भी आपको एक याद रखना है। ये 3 केसेस हैं। क्वेश्चन आता है प्रियम्बल से जुड़े हुए केसेस के नाम लिखो, या फिर किस केस में किस बारे में बात की गई है, तो ये आपको याद रखना है। इसको नोट कर लो सब लोग। मैम इसका PDF टेलीग्राम पे नहीं मिलेगा? हाँ जी, मैंने आपको रिप्लाई कर दिया था निशा, ये PDF आपको टेलीग्राम पे मिल जाएगा। PDF मिल जाएगा, लेकिन क्लास में लिखी हुई चीजें आपको लिखनी है, जो मैं एक्स्ट्रा लिखवाती हूँ। PDF जो लिखा हुआ है वो सब कुछ आपको मिल जाएगा आज ही, लेकिन जो लिखा, मैं ये जो एक्स्ट्रा लिखती हूँ मैं, ये आपको नोट करना पड़ेगा। ये आप इस भरोसे मत रहना कि आपको PPT में मिल जाएगा तो हम नहीं लिख। क्लास में जो पढ़ाया जा रहा है वो तो आपको क्लास में लिखना ही लिखना है, उसको आपने नहीं छोड़ना। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। ये लिख लिया सब लोगों ने? तो ये एक याद रखिएगा, और कुछ लाइनें लास्ट प्रियम्बल की, उसके बाद ये टॉपिक खत्म हो जाएगा। प्रियम्बल जो है वो नॉन जस्टिशिएबल है। नॉन जस्टिशिएबल का मतलब कि उसको आप कोर्ट तक, उसके प्रोविजंस को जो उसमें लिखा हुआ है उसको कोर्ट तक नहीं पहुंचा सकते। ठीक है, नॉन जस्टिशिएबल जो है इसका मतलब होता है जो बेसिकली, इसको हिंदी में आप कह सकते हो वाद योग्य नहीं है। मतलब कि इसके ऊपर आप इसके प्रोविजंस को, जो भी इसके अंदर लिखी गई चीजें हैं, उसको बार बार आप कोर्ट, जो लॉ के कोर्ट्स बने हुए हैं
वहां पे नहीं ले जा सकते। ठीक है, और ये लाइन आपको क्लियर हो गई है, ये पढ़ लो एक बार। एक लास्ट लाइन और लिखो, प्रियम्बल इज अमेंडेबल। कई बार पूछा जा चुका है ये कि क्या प्रियम्बल को अमेंड का मतलब होता है चेंज करना, बदलना। क्या प्रियम्बल में शब्दों को चेंज किया जा सकता है? यस, किया जा सकता है, किया भी गया है। कब किया गया है? 42nd अमेंडमेंट एक्ट 1976 के तहत 3 शब्दों को ऐड किया गया था। तो प्रियम्बल में चेंजेस किए जा सकते हैं। प्रियम्बल इज अमेंडेबल, प्रियम्बल में चेंजेस किए जा सकते हैं। ठीक है भाई, ये प्रियम्बल के बारे में याद रखना, किसने मतलब क्या क्या चीजें। लास्ट है इसके अंदर एक, प्रियम्बल्स के बारे में कई लोगों ने कुछ कुछ लाइंस बोली है। ठीक है, कुछ कुछ कोट्स जिसको हम कहते हैं ना, लाइंस बोली है। पहली चीज, प्रियम्बल इज हार्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। कॉन्स्टिट्यूशन का दिल, दिल और आत्मा नहीं, सिर्फ दिल। ठीक है, हार्ट। ये किसने बात बोली है? B.R. अम्बेडकर। प्रियम्बल इज की नोट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। की नोट मतलब कि सबसे जरूरी हिस्सा एक तरीके से। ये बात किसने बोली है? अर्नेस्ट बेकर ने। प्रियम्बल इज आइडेंटिटी कार्ड ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। ये एक आइडेंटिटी कार्ड है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का। मतलब कि आइडेंटिटी कार्ड समझो ना, आई कार्ड, आई कार्ड है। ये किसने बोली है? नानाजी पालकीवाला। ये कौन है नानाजी पालकीवाला? ये वही पर्सन है जिन्होंने केशवानंद भारती का केस लड़ा था। ये वो एडवोकेट है जिन्होंने केशवानंद भारती का केस को फाइट किया था। ठीक है, तो ये 3 आपको याद रखने हैं। वैसे एक और भी है, लिखना चाहो तो चौथा भी लिख लो। प्रियम्बल इज हॉरोस्कोप ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। हॉरोस्कोप मतलब राशिफल, तो राशि निकालते ना, राशिफल। तो वो है कॉन्स्टिट्यूशन का। ये किसने बोला था? के.एम. मुंशी ने। के.एम. मुंशी वो पर्सन है, वो व्यक्ति है जो कॉन्स्टिट्यूशन बनाने में, जिनका रोल B.R. अम्बेडकर के साथ। ठीक है भाई, सब कुछ लिखवा दिया आपको मैंने प्रियम्बल के बारे में। प्रियम्बल यहाँ तक है, कोई भी क्वेश्चन आएगा आराम से सॉल्व हो जाएंगे। सब कुछ लिखवा दिया। अगर आपने आज का 45 मिनट्स का अभी जो हमने किया है, अगर ये लेक्चर आपने बहुत ध्यान से सुना है, समझ में आया है, तो आपसे प्रियम्बल का आज के बाद से एक भी क्वेश्चन छूटेगा, क्योंकि सब कुछ करवा दिया मैंने। इन 45 मिनट्स में एक एक चीज मैंने कंप्लीट करवा दी है, तो आपसे कुछ भी छूटेगा नहीं। अगर आपने पूरा किया है तो आपसे एक भी सवाल अब प्रियम्बल का छूटेगा नहीं। आप सारे नोट्स अगर आपने लिख लिए। मैं कॉम्पिटिटिव एग्जाम की बात करूँ, कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आपसे कोई भी एक भी जो यहाँ पर जो है छूटेगा नहीं। ठीक है भाई, तो ये अपना याद रखना, यहाँ तक लिख लेना। किसी को कोई डाउट है तो पूछो, वरना हमने यहाँ तक कंप्लीट कर लिया है जिसमें प्रियम्बल आता है। ठीक है भाई, अब प्रियम्बल के बाद जो हम टॉपिक शुरू करते हैं, जो हम आज की क्लास में स्टार्ट कर रही हैं, क्योंकि अपने पास टाइम लिमिटेड है, सिलेबस ज्यादा है, तो हम वेट नहीं करेंगे। हम जितना हो सकेगा आज की क्लास में कंप्लीट करना शुरू करेंगे, और आप लोग भी थोड़ा स्पीड को अपना बढ़ाएंगे, सो दैट सारा कुछ हम कंप्लीट कर सके, क्योंकि सिलेबस ज्यादा है और हमें करना भी है कंप्लीट। सो इसके बाद प्रियम्बल जब खत्म होता है तो सेकंड टॉपिक आपको क्या पढ़ना है? आप सीक्वेंस में चलेंगे, आप अपनी मर्जी से कुछ भी नहीं उठाएंगे, सीक्वेंस में चलना। सेकंड टॉपिक हमारा शुरू होता है शेड्यूल्स, जो आपको सामने दिख रहा है लिखा हुआ, शेड्यूल्स।
हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर, ध्यान से समझना इस चीज को, अनुसूची शेड्यूल जो है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में 12 है। क्या मतलब है इन चीज का? जैसे कि आपको एक बात पता है, मैंने आपको लास्ट क्लास में भी बताई थी कि भारत में 28 स्टेट है और 8 यूनियन टेरिटरी। मैं आपको बताया था लास्ट क्लास में। तो उस रिस्पेक्ट में ये बात लिखी कहाँ हुई है? संविधान में लिखी कहाँ है कि हमारे भारत में इतनी स्टेट्स हैं, इतने यूटी हैं? क्योंकि शेड्यूल 1 में लिखा है। ये तो बनती रहती है और कम होती रहती है ना। बेसिकली हमारा जो आर्टिकल नंबर 1 है वो क्या कहता है? वो कहता है इंडिया, जिसका दूसरा नाम है भारत, इज अ यूनियन ऑफ स्टेट्स। वो स्टेट्स का एक ग्रुप है, ठीक है। लेकिन उसमें ये नहीं लिखा कि स्टेट्स कितनी है, उसमें ये नहीं लिखा कि यूटी कितनी है, उसमें ये सब बातें लिखी नहीं है। उसमें सिर्फ ये लिख दिया कि भारत जो है वो स्टेट्स का एक ग्रुप है। लेकिन वो ग्रुप क्या है, उसमें कितने स्टेट्स हैं, कितना क्या है, कुछ भी नहीं लिखा है। ये सब बातें तो लिखी नहीं है। तो ये सब बातें एक्स्ट्रा लिखने के लिए, ये सब जो चीजें एक्स्ट्रा हैं उनको लिखने के लिए भारत में एक नया टॉपिक है जिसका नाम है शेड्यूल्स। इस शेड्यूल्स में लिखा गया है कि एक्स्ट्रा चीजें जो हमारे पास होती हैं, वो एक्स्ट्रा चीजें लिखने के लिए हमारे पास क्या एग्जिस्ट करता है? शेड्यूल्स। इसको हम कहते हैं एक्स्ट्रा टैबुलर फॉर्म में, टेबल की फॉर्म में एक एक्स्ट्रा टॉपिक समझाने के लिए जो चीज लिखी गई है उसको हम कहते हैं शेड्यूल्स। ठीक है भाई, तो वो है आपका शेड्यूल्स, एक्स्ट्रा चीजों के लिए। तो हमारे पास 12 शेड्यूल हैं जो कि कॉन्स्टिट्यूशन के अलावा है। जो चीजें कॉन्स्टिट्यूशन में हम नहीं लिख पाए हैं वो हम यहाँ पे लिख रहे हैं, ठीक है। जो चीजें हम वहां ने नहीं लिखा हम वो यहाँ लिख लेंगे आकर के, ठीक है। जो हमारे पास वहां जगह नहीं है हमने इसको अलग से आके यहाँ पे नाम वाम लिख दिए सारे, तो वो इसमें एग्जिस्ट करता है, ठीक है। 12 है, इनको लर्न करेंगे फटाफट से। इनको लर्न करने की ट्रिक देखेंगे, फटाफट से इनको आप लर्न भी करोगे। टीयर्स ऑफ ओल्ड पीएम की फॉर्म में आप इन 12 को लर्न करोगे। टी का मतलब है टेरिटरी, ई का मतलब है एमोलमेंट्स। इसके मीनिंग में समझाऊंगी, आप लोग सिर्फ नोट कर लो अभी इसको। इनके एक एक के हम मीनिंग समझेंगे, फटाफट से सब लोग इसको नोट करते जाओ। हिंदी में भी बताऊंगी अब इसके बारे में मैं, पहले आप इसको लिख लो। मैम ये इनरोलमेंट लिखे हैं क्या? एमोलमेंट्स, एनरोलमेंट नहीं है ये, एमोलमेंट्स। मैम ये ई एमोलमेंट का एम, क्या होता है? मैं बताऊंगी मीनिंग, अभी सब बताऊंगी। अभी एक एक का मीनिंग हम यहाँ पे समझेंगे। अभी तो सिर्फ हम ट्रिक की फॉर्म में इसको लिख के छोड़ रहे हैं। अभी तो सिर्फ आप इसको लिख लो, नोट कर लो जैसे स्क्रीन पे लिखा हुआ है। एमोलमेंट्स, अफर्मेशंस, राज्यसभा, शेड्यूल्ड एरियाज, अदर शेड्यूल्ड एरियाज, फेडरल स्ट्रक्चर, ऑफिशियल लैंग्वेज, लैंड रिफॉर्म्स, डिफेक्शन लॉ, पंचायत म्युनिसिपैलिटी। अभी सिर्फ लिख के छोड़ दो, अभी हम एक एक को पढ़ना शुरू करेंगे, आपको अपने आप समझ में आता जाएगा। एक को उठाएंगे समझेंगे, दूसरे को उठाएंगे समझेंगे, आपको अपने आप क्लियर हो जाएगा कि इसमें किस बारे में बात की गई, ठीक है। फटाफट नोट करो 1 मिनट में, मैं 1 मिनट वेट कर रही हूँ, सब लोग लिखो इसको।
लिख लिया होगा सबने। अब इसको मैं यहाँ पर हटा रही हूँ, आगे बढ़ेंगे। अब एक एक को समझना शुरू करते हैं। सबसे पहला आप हेडिंग बनाएंगे फर्स्ट शेड्यूल की, जिसमें आता है टेरिटरी। जैसे कि मैंने आपको बताया, टेरिटरी का मतलब होता है हमारे एरिया में क्या क्या कितनी कितनी चीजें आती हैं, पूरे के पूरे एरिया में कितना कितना चीजें आती हैं। तो टेरिटरी के अंदर क्या चीजें लिखी है कि हमारे टेरिटरी में बेसिकली 3 चीजें आती हैं। क्या क्या आता है? हमारे भारत के राज्य, स्टेट्स, केंद्र शासित प्रदेश और एक्वायर्ड टेरिटरी। इन सब के नाम हमने यहाँ लिखे हैं। राज्य कितने अपने पास? 28, ये नाम। 8 है यूटी, इनके नाम। और अगर कल को हम किसी और कंट्री से कुछ भी और एक्वायर मतलब छीन लेते हैं या वॉर में जीत जाते हैं या हमारे अंदर वो शामिल हो जाती है जगह, तो वो नाम भी हमारे भारत में शामिल हो जाएगा। तो इन सब के 28 स्टेट, 8 केंद्र शासित यूनियन टेरिटरी, इन सब की बाउंड्री कितनी है, सीमा कितनी है इनकी, इन सब का एरिया कितना है, कहाँ से कहाँ तक बने हुए हैं, हर एक चीज यहाँ लिखी गई है। मुझे ये बताओ फटाफट चैट बॉक्स में, और डायरेक्ट मैसेज मुझे करोगे, एवरीवन पे किसी का मैसेज नहीं जाना चाहिए। मुझे ये बताओ कि हमारे भारत में लास्ट फॉर्म कौन सी स्टेट है, कौन सा राज्य लास्ट बना था? मैसेज करके फटाफट लिखो जरा। दिव्या करेक्ट, निशा करेक्ट, ओके, सबका ही ठीक आ रहा है। ये एवरीवन पे फिर भेजना शुरू कर दिया तुम लोगों ने यार, कितनी बार मना करूं तुम लोगों को। तेलंगाना, राइट। लास्ट जो बना था हमारा तेलंगाना बना था 2014 में, ठीक है। उसके बाद जो बने हैं, आप कहोगे जम्मू कश्मीर भी बना था, जम्मू कश्मीर राज्य से हट करके केंद्र शासित बना था, तो जम्मू कश्मीर को आप इसमें इंक्लूड नहीं करोगे। जम्मू कश्मीर एक राज्य था, वो केंद्र शासित प्रदेश में बन चुका है अब, तो राज्य नहीं रहा अब, ठीक है भाई। तो हमारे सारे राज्यों की लिस्ट, कितने उनकी बाउंड्री कहाँ से कहाँ तक फैले हुए हैं, वो सब इसमें लिखा हुआ है। हर एक केंद्र शासित प्रदेश के बारे में लिखा हुआ है कि उनका कितना कितना एरिया है, नाम वगैरह सब कुछ हमने यहाँ पे लिखा है। कल को कोई भी नई स्टेट बनती है या कोई नई स्टेट टूटती है, तो सारे के सारे जो हम चेंजेस करने वाले हैं वो फर्स्ट शेड्यूल में करेंगे। फर्स्ट शेड्यूल में चेंजेस करेंगे और फिर हम यहाँ पर लिख सकते हैं कि भाई ये चेंज हुआ है, वो चेंज हुआ है, सारा चीजें हम लिख सकते हैं, ठीक है। तो याद रखना फर्स्ट शेड्यूल। अगली हेडिंग बनाएंगे सेकंड शेड्यूल, जो आप लोग पूछ रहे थे, एमोलमेंट्स, ठीक है। एमोलमेंट का मतलब होता है एक्स्ट्रा प्रिविलेजेस, फायदे, अलाउंसेस। एक व्यक्ति, अब कौन सा व्यक्ति वो मैं बताऊंगी अभी, किसी व्यक्ति को जब एक्स्ट्रा फायदे दिए जाते हैं, ठीक है, फायदे हमें एक्स्ट्रा मिलते हैं। अविनाश, यस, आप जो क्वेश्चन पूछ रहे हो कि इज देयर एनी एक्वायर्ड टेरिटरी, तो यस, हमारे भारत में हमने एक्वायर मतलब कि किसी, वो कुछ और देश था, हमने उनको ले लिया। कौन सी है? सिक्किम। सिक्किम ये मैं आपको वैसे बताऊंगी आगे आने वाली क्लासेस में। सिक्किम हमारे भारत में, जो आपको याद है अभी लिखवाया मैंने एक्वायर्ड टेरिटरी के बारे में, तो सिक्किम हमारी एक एक्वायर्ड टेरिटरी है, जो कि एक समय में एक सेपरेट कंट्री था, एक देश हुआ करता था, ठीक है। हमने इसको अपने इंडिया में इंक्लूड करवाया 1975 में। तो ये साइड में लिख लेना, एक्वायर्ड टेरिटरी के अंडर सिक्किम। नहीं, गोवा हमारा ही हिस्सा था पुनीत, गोवा हमारा ही हिस्सा था, वो तो हमने पोर्चुगीज से ले लिया कि भाई छोड़ के जाओ भारत को, अब वो तो था ही हमारा हिस्सा हमेशा से, है ना। सिक्किम तो हमारा हिस्सा ही नहीं था, वो तो एक अलग देश था, उसका तो हमसे मतलब ही नहीं था कोई, वो तो हमने उसको अपने अंडर करवा दिया है।
गोवा हो गया, पुडुचेरी हो गया, दमन दीव हो गया, ये हिस्से हमारे ही थे। वो तो राज कर रहे थे आकर के पोर्चुगीज और फ्रांस पर, ठीक है, लेकिन थे हमारे। चलिए सेकंड शेड्यूल में लिखेंगे अब एमोलमेंट्स। एमोलमेंट्स यहाँ पर होता है जो आपको एक्स्ट्रा प्रिविलेजेस सैलरी के अलावा मिलते हैं। सैलरी तो मिलती है, सैलरी के अलावा अगर आपको कोई एक्स्ट्रा बेनिफिट्स मिलते हैं उसे हम कहते हैं एमोलमेंट्स। तो ये किसको मिलते हैं? ये हमें और आपको तो मिलेंगे नहीं, ये तो उनको मिलेंगे जो भारत की बहुत बड़ी पोस्ट पे बैठे हैं। तो जो एमोलमेंट्स हैं यहाँ पर वो किस को मिलते हैं वो इसमें लिखा हुआ है, ठीक है। किसको मिलते हैं? यहाँ पर मिलते हैं ये एक्स्ट्रा बेनिफिट हमारे प्रेसिडेंट को, जो हमारे राष्ट्रपति हैं, ठीक है, प्रेसिडेंट को, वाइस प्रेसिडेंट को, यहाँ पर नहीं लिखा हुआ कि वाइस प्रेसिडेंट होने चाहिए, गवर्नर्स को, जो हमारे गवर्नर होते हैं उनको, साथ ही साथ और किस किस को लिखे हुए हैं, मतलब आपको ये याद करना है कि किन किन के बारे में यहाँ पे लिखा हुआ है, ठीक है। इसके अंदर सबसे पहले लिखा है हमारे प्रेसिडेंट के बारे में, सेकंड इसके बाद प्रेसिडेंट और गवर्नर लिखा, ठीक है। फिर उसके बाद यहाँ पे लिखा हुआ है स्पीकर एंड डेप्यूटी स्पीकर ऑफ, कहाँ का? लोकसभा का। लोकसभा के स्पीकर और डेप्यूटी स्पीकर होते हैं, वो भी हम पढ़ेंगे आगे, उनको फायदे मिलेंगे। साथ ही साथ इन्होंने किसके बारे में लिखा? और चेयरमैन एंड वाइस चेयरमैन, कहाँ के? राज्यसभा के। राज्यसभा के चेयरमैन और वाइस चेयरमैन के लिए लिखा हुआ है इन्होंने, मैं बाकी यहाँ लिख रही हूँ। जजेस के बारे में लिखा हुआ है, किसके? सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के। सीएजी के बारे में, सीएजी की फुल फॉर्म कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल। यस, कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल। ये बंदे जो आपके सामने मैंने नाम लिखे हैं, ये सारी पोस्ट हमारे इंडिया की, इन सब के लिए हमारे संविधान के सेकंड शेड्यूल में लिखा हुआ है कि इन पर्सन्स को क्या क्या बेनिफिट्स मिलने वाले। और साथ ही साथ एक पर्सन इसमें और रह गया, मैं यहाँ साइड में लिख रही हूँ नीचे की तरफ, स्पीकर एंड डेप्यूटी स्पीकर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली। वैसे ये डिफरेंस मैं आपको क्लास में कराऊंगी, लोकसभा, राज्यसभा, लेजिस्लेटिव असेंबली, इन सब में डिफरेंस क्या होता है ये सब मैं आपको क्लास में करवाऊंगी, ठीक है। अभी आप नोट कर लो कि इन सब लोगों के फायदे, जो इनको एक्स्ट्रा बेनिफिट्स मिलते हैं, वो सब यहाँ पे लिखा गया है। एक पॉइंट और, अब आप लोग सोच रहे होंगे भाई इसमें वाइस प्रेसिडेंट तो आया नहीं। एक्सक्यूज मी, हाँ जी, ये महान्यायवादी को भी है? महान्यायवादी सीएजी, नहीं, अटॉर्नी जनरल। अटॉर्नी जनरल के लिए नहीं, नहीं, अटॉर्नी जनरल के लिए नहीं। हाँ भाई, अब आप लोग मुझे बताओ, आप लोग ये सोच रहे होंगे कि प्रेसिडेंट आ गया तो वाइस प्रेसिडेंट के साथ भेदभाव क्यों कर रहे हैं लोग, वाइस प्रेसिडेंट को क्यों नहीं दे, जबकि ऐसा नहीं है। कॉन्स्टिट्यूशन में वाइस प्रेसिडेंट का पद ही नहीं है हमारे संविधान में। वाइस प्रेसिडेंट का पद नहीं है संविधान में? मैम लिखा नहीं गया है कहीं एज इट इज। अरे लिखा गया भाई आर्टिकल 63 में, क्यों नहीं लिखा गया? मैम राज्यसभा का सभापति होते हैं ना मैम, और उसके रूप में हाँ उनको तो वेतन दिया यहाँ जाता वही है। लिखा है। नहीं नहीं, वाइस प्रेसिडेंट लिखा है वाइस प्रेसिडेंट, तुम मैम कॉन्स्टिट्यूशन बोलने में देखो थोड़ा उसमें लिखा कंफ्यूज है। हो गया मैम, मैं ये बोला कि उनको राज्यसभा के सभापति के रूप में वेतन दिया जाता है, हाँ ऐसा ना कि वेतन उनको उनको वाइस इस रूप प्रेसिडेंट में, के रूप में। हाँ वेतन जो उनको दिया जाता है वो इस रूप में दिया जाता है, ये ठीक है। यहाँ पढ़ेंगे सब लोग, वाइस चेयरमैन ऑफ राज्यसभा जो लिखा हुआ है, ये हमारे वाइस प्रेसिडेंट, सॉरी चेयरमैन ऑफ राज्यसभा, वाइस चेयरमैन नहीं, चेयरमैन जो होते हैं राज्यसभा के वो हमारे वाइस प्रेसिडेंट ही होते हैं, ठीक है। तो जो चेयरमैन है राज्यसभा के वही वाइस प्रेसिडेंट होते हैं। अब आप लोग कहोगे कि इसमें प्राइम मिनिस्टर को भी तो नहीं लिखा, ठीक है, प्रेसिडेंट वाइस प्रेसिडेंट तो ठीक है, लेकिन प्राइम मिनिस्टर भी नहीं लिखा इसमें। तो देखो भाई, जितने भी हमारे मिनिस्टर्स हैं इन सब को इसमें से हटा दिया गया है, इन सबको लिख लो अपने नोट्स में, इन सबको यहाँ पे नहीं इंक्लूड किया गया है। इसको 7th अमेंडमेंट एक्ट
1956 के तहत हटा दिया गया है। पहला था, पहले नाम लिखा हुआ था मिनिस्टर का, अब ये नाम नहीं है। कब हटाया गया है? लिख लेना, 7th अमेंडमेंट एक्ट 1956 के तहत इसको हटा दिया गया। तो अब ये मिनिस्टर्स के बारे में नहीं लिखा गया। तो ये है आपका एमोलमेंट्स का, इसको आपको याद रखना है एमोलमेंट्स में क्या, ठीक है। सेकंड वाले में तो ये सेकंड वाला कंप्लीट कर लेना। बाकी थर्ड वाला जो है पूरा, वो हम नेक्स्ट क्लास जो हमारी परसों होगी, उस परसों की क्लास से हम लोग नेक्स्ट वाले को स्टार्ट करेंगे, ठीक है भाई। अब यहाँ तक किसी को कोई भी डाउट है तो अपना चैट बॉक्स में आप लोग पूछ सकते हैं अपने डाउट्स को, या फिर आप अनम्यूट करके एक एक करके पूछ सकते हो। जिसको भी डाउट है वो अपना हैंड रेज कर ले और चैट बॉक्स में लिख के वैसे भी पूछ सकता है। और जिसको क्लियर है वो ये बताए कि यस मैम क्लियर। फटाफट चैट बॉक्स में लिख के बताओ सारे लोग, सबके सब जितने भी प्रेजेंट है सब बताएं। निशा कल क्लास नहीं होगी क्योंकि ये हमारी जो क्लास है वो TTS रहेगी, ट्यूसडे थर्सडे सैटरडे, ठीक है, GS की क्लास। ठीक है, सबका रिस्पांस आ गया है। कुछ 2-4 हैं जिन्होंने रिस्पांस नहीं किया है। तुम लोग भी करना शुरू करो, क्लास में हो, पता कैसे चलेगा कि तुम लोग क्लास में भी हो। ठीक है भाई, तो परसों की यहाँ पर जो क्लास होगी, नहीं अविनाश इसमें पेंशन्स नहीं लिखी गई। नो, इसमें सिर्फ एमोलमेंट्स लिखा है, पेंशन्स का कहीं मेंशन यहाँ पे नहीं। तो सेकंड शेड्यूल में पेंशन्स का कोई मेंशन यहाँ पे नहीं। एक्सक्यूज मी, यस, ये इस मतलब इसका हिंदी क्या होता है, मतलब इसे एक्स्ट्रा टेबुलर? हाँ, इसका मतलब होता है जो टेबल की फॉर्म है, टेबुलर मतलब टेबल, टेबल की फॉर्म में एक्स्ट्रा पॉइंट्स जो लिखे गए हैं वो शेड्यूल्स मतलब की अनुसूची है। ओके। हाँ जी निशा, टाइमिंग यही रहेगी। ठीक है भाई, ओवर करते हैं फिर क्लास को। थर्सडे की क्लास में मिलके इसके आगे का टॉपिक हम कंप्लीट करेंगे। मैम पीडीएफ कब तक मिलेगी? PDF अभी मिल जाएगी, अभी मैं सेंड कर देती हूँ, 10 मिनट में मिल जाएगी आपको, और रिकॉर्डिंग भी मिल जाएगी। ओके मैम। चलिए ठीक है फिर, बाय एवरीवन, थैंक यू सो मच। थैंक यू मैम। थैंक यू।